गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड से पाठ संख्या 2 बाल गोविंद भगत जो कि राम वृक्ष बैनीपुरी जी द्वारा लिखित है का सार, इस पाठ का सार सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाल गोविंद भगत का जो चरित्र चित्रण है वह किस प्रकार से था। बाल गोविंद भगत सच्चे साधक थे। साधु की समस्त विशेषताएं उनके अंदर थीं। वे प्रभु भक्ति में गहरी श्रद्धा रखा करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया करते थे तथा गीत गाया करते थे। कबीरदास जी के गीत उनको गाना काफ़ी पसंद था। सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की क्षमता भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। मोह माया से वह पूरी तरह से मुक्त थे। उन्हें किसी चीज़ की मोह माया थी ही नहीं। अपूर्व आत्मविश्वास था उनके अंदर। परिश्रमी थे। गृहस्थ और साधु का अद्भुत समन्वय उनके अंदर देखने को इस पाठ में हमें मिलता है। और जैसा वे चाहते थे वैसे ही उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी मृत्यु होती है, अर्थात मृत्यु के समय उन्हें किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ी, आराम से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए हम पढ़ते हैं पाठ का सार। बाल गोविंद भगत कद के मंझले, अर्थात न ज़्यादा लंबे न ज़्यादा छोटे, बीच के कद के मंझले, रंग गोरा, उम्र में 60 साल से ऊपर के थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। सिर पर सफ़ेद बाल थे, दाढ़ी आदि नहीं रखा करते थे। वह लंगोटी व सिर पर कबीर पंथियों की कनफटी टोपी, जो कानों से कुछ फटी हुई सी होती है, टोपी पहनते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक तथा गले में तुलसी के जड़ों की बेडौल माला पहनते थे। वे सर्दियों में काली कमली ओढ़ते थे। ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं किया करते थे। एक काले रंग की पतली सी कम्बल ओढ़ लिया करते थे। दिखने में तो वे साधु लगते थे, लेकिन थे बिल्कुल गृहस्थ। जो उनका रहन सहन था वह तो साधुओं जैसा दिखता था, लेकिन थे पूरे गृहस्थ, क्योंकि वह अपनी गृहस्थी को भी देखा करते थे। लेखक ने उनकी पत्नी को तो कभी न देखा, क्योंकि लेखक उनके विषय में लिख रहे हैं, तो लेखक कहते हैं मैंने उनकी पत्नी को तो कभी नहीं देखा, किंतु उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। पुत्रवधू अर्थात पुत्र की पत्नी, जिसे इस पाठ में पतोहू कहा गया है। उनके पास एक साफ सुथरा मकान तथा थोड़ी खेतीबाड़ी का काम था, जिसे वे स्वयं किया करते थे। वे कबीरदास जी को साहब मानते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ न बोलते, किसी से झगड़ा नहीं करते, किंतु सीधी सीधी बात करने में भी संकोच नहीं करते थे। वे कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं जाते। खेत में जो पैदावार होती उसे घर से दूर कबीर पंथी मठ में ले जाते। जो कबीर पंथी मठ आदि होता है, मंदिर समान, जहाँ धर्मशाला जैसा मान लीजिए आप, उस स्थान पर उसे वे ले जाते और वहाँ से उन्हें जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना व परिवार का गुजर बसर करते थे। वे कबीर के सीधे साधे पद गाया करते थे। आषाढ़ के महीने में गांव के सभी लोग काम करने खेतों पर आ जाते। औरतें सवेरे जलपान नाश्ते को कहा जाता है, जलपान लेकर मेड़ पर बैठी होती। मेड़ जो खेतों के बीच में बनी होती है, मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके एक स्थान, कहीं हलचल, जो हल होते हैं वे चल रहे होते, तो कहीं धान रोपा जा रहा होता। बाल गोविंद जो धान है उसे अपने ही हाथों से रोपा करते थे, अपने खेत में स्वयं काम करते। धान को रोपते हुए जैसे ही गीत गाने लगते तो औरतों के ओठ कांप उठते अर्थात वे भी गाने के लिए उत्सुक हो जाती। वे गुनगुनाने लगती, बच्चे झूम उठते, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, सारा वातावरण संगीतमय हो जाता। अब देखिए, ये बात तो रही आपके आषाढ़ के महीने की कि वे किस तरह से खेती करते थे और खेती करते समय किस तरह से वातावरण संगीतमय हो जाता
और सबको काम करने में आनंद आने लगता था। उनको थकावट महसूस ही नहीं होती और काम वह क्षमता से दोगुना कर डालते थे। अब चलते हैं भादों के महीने में। भादों की अंधेरी रात में जब सारा संसार सोया होता तो बाल गोविंद अपनी खंजड़ी बजाते हुए, खंजड़ी छोटी सी ढपली के आकार की होती है, उसमें झिल्ली सी लगी होती है, उससे पीटने पर आवाज़ आती है। खंजड़ी बजाते और गाते, जिसका भाव होता, जिसमें वे गाते थे, जो भी गीत गाया करते उसका भाव बताया गया है। पिया तो गोद में ही है, किंतु नायिका समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है जब उसे पता चलता है कि पिया तो उसके पास ही है, लेकिन पहले वह समझती है कि वह वहाँ अकेली बैठी है। भादों की अंधेरी रात में उनका यह गाना अचानक चमक उत्पन्न करने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता। जब सब लोगों की कान पे यह आवाज़ पड़ती गाने की तो वे चौंक जाते। कभी वे गाना गाने लगते, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस तरह से वह गाने लग जाया करते थे। भगत जी की प्रभातियाँ। अब चलते हैं हम कार्तिक के महीने पर। प्रभातियाँ अर्थात सुबह जो प्रभात फेरी आदि निकला करती है, इस तरह भगत जी भी सुबह के समय प्रभात फेरी आदि निकालने के लिए चल पड़ते थे। भगत जी की प्रभातियाँ कार्तिक के महीने से लेकर फागुन तक चलती। वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान को जाते, वहां से लौटकर गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। वैसे तो लेखक देर तक सोकर उठते थे, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह लेखक भगत जी के संगीत के जादू के कारण पोखर तक खिंचा चला गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो लेखक है उनका मन किया कि चलो उनके गीत को सुनकर आया जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुन रखा था कि भगत जी काफ़ी अच्छा गाते हैं सुबह सुबह उस स्थान पर बैठकर। तो लेखक की नींद जल्दी खुल गई और वे वहाँ पहुँच गए।